आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। आज हम पादप रेशों के पौधों के खेती के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने जाना कि पादप रेशों से सूती वस्त्र, चटाई, रस्सी आदि महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसकी बड़े पैमाने पर खेती की भी तो आवश्यकता होती होगी। तो आइए दो महत्वपूर्ण पादप रेशों कपास और जूट या पटसन की खेती के बारे में जानते हैं। कपास रेशा कपास पौधे के बीज यानी बिनौलों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में हमारा देश भारत मुख्य उत्पादक देश है। हमारे देश में इसकी खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु यानी कि मौसम जो है ना बहुत अधिक ठंड और ना बहुत अधिक गर्म होना चाहिए। उस समय ताप जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक की आवश्यकता होती है। वर्षा सामान्य वर्षा से ही काम चल जाता है, क्योंकि काली मिट्टी नमी को अपने अंदर बनाए रखती है। इसकी खेती बीज बोकर बसंत ऋतु में शुरू किया जाता है। 2 महीने के बाद इसकी झाड़ी जैसे पौधे तैयार हो जाते हैं और ये फूलों से भर जाते हैं। हफ्ते भर में ही फूल गिर जाते हैं और हरे रंग के नींबू के समान फल विकसित हो जाते हैं। फल के अंदर 3 से 4 बीज या बिनौले स्थित होते हैं। इन बिनौलों की सतह से बहुत सारे सफ़ेद रंग के रेशे निकलते हैं। जब फल फटने लगता है तब ये रेशेदार बिनौले दिखने शुरू हो जाते हैं और ये फूल की तरह खिले हुए दिखाई देते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। इन गोलकों के कारण पूरा खेत लगभग ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ की खेती की गई हो। हाथ से इन गोलकों से बीजों को पृथक किया जाता है। इसे कपास ओटना कहते हैं। आजकल यह काम मशीनों से भी किया जाने लगा है। इन रेशों को हम रुई भी कहते हैं और इनका उपयोग सूती वस्त्र, चादर, पर्दे के साथ गद्दा, तकिया, रजाई आदि में भरने में भी किया जाता है। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ भी बनाए जाते हैं। इनके बीज से तेल निकाला जाता है। बाद में बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो चारे के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है। ये क्योंकि अत्यंत पौष्टिक होता है तो उनके दूध की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। आइए अब जूट यानी पटसन के बारे में या सनई के पौधे की खेती के बारे में जानते हैं। जूट भी पादप रेशा है जो पटसन या सनई के पौधे से प्राप्त होता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। इसकी खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयोगी है। इनके बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और ये लगभग जब तैयार हो जाते हैं तो ये 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। 3 महीने में ही इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। इस फसल को इनके पुष्पन की अवस्था में यानी जब फूल निकल रहे होते हैं तभी इन्हें काट लिया जाता है, क्योंकि इस समय इनके तने से प्राप्त रेशे अधिक मजबूत और लचीले होते हैं। अधिक समय बीतने पर तने कठोर हो जाने के कारण रेशे निकालना कठिन हो जाता है। इसीलिए इनके पुष्पन की अवस्था में ही इसे काट लिया जाता है। फसल कटाई के बाद शाखाओं और पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर गड्ढों या तालाबों में रुके हुए पानी में 4-5 दिनों के लिए डुबो करके छोड़ दिया जाता है, जिससे इसके मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इसे हम पटसन की रेटिंग कहते हैं। और ये जो क्रिया है यानी इनके मुलायम भाग के गलाने की क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। गले हुए तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है और जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार 6 से 8 फीट लंबे, चिकने और हल्के पीले रंग के तंतु प्राप्त होते हैं। ये कपास के रेशों से मजबूत रेशे होते हैं। इनका उपयोग रस्सी, डलिया, बोरी, टाट, पट्टी, दरी या सजावटी सामग्री बनाने में किया जाता है।
तो बच्चों, आप लोगों ने रेशों के बारे में जाना, पादप रेशों के बारे में, जिन्हें हम तंतु भी कहते हैं, फिर उससे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं वो भी आपने जाना। कुछ हम लोग वस्त्र के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। हमने कैसे वस्त्र बनाने सीखे, कैसे पहनना सीखा। तो आप जानते हैं हमारे जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे, और जंगल में रहने के कारण, क्योंकि उस समय वे गर्म स्थानों पर रहते थे, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती थी और वस्त्र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता गया, उन्होंने कुछ काम करने शुरू कर दिए, कुछ आवश्यकताएं होती रहीं, तो उन्हें कुछ ठंडे स्थानों पर भी जाना पड़ा, जिसकी वजह से ठंड के बचाव के लिए उन्होंने पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल या पत्तियों से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकास करते करते खेती करने लगे, तो उन्होंने पौधों की रेशों से हाथ से ही धागे बनाकर और उसकी बुनाई करके और कपड़े बनाना शुरू किए, पहनना शुरू किए। कुछ और विकसित हो गए, तो सुई का जब आविष्कार हुआ तो वो सिलना शुरू किए। उससे पहले वो केवल इन कपड़ों को लपेट कर ही पहन लेते थे। जब वस्त्र सिलने लगे तो फिर मशीनों का भी प्रयोग होने लगा, और धीरे धीरे आज हम इतने सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहनते हैं। लेकिन फिर भी आज भी कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिन्हें हम बिना सिले पहनते हैं। सोचिए आप, कौन से वस्त्र हैं? वस्त्र का वो कौन सा रूप है जिसे बिना सिले पहना जाता है? जी हाँ, साड़ी, धोती, पगड़ी, लुंगी, ये सभी ऐसे वस्त्र के प्रकार हैं जिन्हें हम बिना सिले भी पहन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको कपास और जूट की खेती के बारे में भी बताया और हमारे वस्त्र के इतिहास के बारे में भी बताया। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।